साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ में। मैं अभी दुल्हेड़ी गांव में, जो कि तोसाम विधानसभा में आती है। आप मेरे पीछे देख रहे एक मंदिर है और यहाँ पर ये गांव जिस तरीके से आपको दिख रहा है और जो समस्याएं हैं, क्या उनका समाधान हुआ है कि नहीं। इस बीच में एक मुझे घर दिखा, यहाँ पे तमाम लोग बैठे थे, एक बुजुर्ग थे और कई लोग बैठे हुए हैं जैसा कि आपको दिख रहा है, और हुक्का चल रहा है। पहले आपका नाम बताइए। राम भगत है जी। राम भगत है। हाँ जी। एक बार जरा मैं कैमरामैन से कहूं, करीब आइए, जरा हुक्का एक बार खींच के आवाज तो सुना दीजिए। हाँ, अच्छा, ये मैंने देखा हरियाणा में कि गांव में हर घर पे हुक्का होता है और सब लोग बैठे होते हैं, जैसे यहाँ ये माहौल दिख रहा है। क्या ये ऐसा है जी, हमारे बुजुर्ग जो थे ये हुक्का पीते थे तो इनसे प्यार प्रेम के शाम बैठता था इनसे, क्योंकि शाम के समय काम धाम करके जब घर आते थे तो 15-10 आदमी बैठ जाते थे, प्यार प्रेम से बातें करते थे। एक माहौल सा ऐसा था कि भाईचारा बना रहता था उससे। अच्छा, भाईचारा बना रहता था। माहौल की बात की तो यहाँ पर आपके साथ काफी संख्या में युवा दिख रहे हैं और एक बच्चा भी बैठा है, जो आप देखेंगे हमारे स्क्रीन पे कि एक छोटा सा बच्चा भी बैठा हुआ है और बुजुर्गों के बीच में है। और मैं आपसे बात करूंगा और जानने कुछ माहौल क्या चल रहा है, क्या असल मुद्दे हैं तोसाम के। तो शाम का जी हमारा विशेष करके तो समस्याएं जो हैं वो खास करके बेरोजगारी है हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि हमारे आसपास में जो काम थे वो पहाड़ की वजह से थे। अभी पहाड़ सरकार ने बंद कर दिए तो हमारे जो नौजवान साथी हैं सर्विस मिली नहीं, तो वो बेरोजगारी की वजह से अपना काम धाम करते थे, पहाड़ के अंदर जाते थे। सरकार ने वो बंद कर दिए, बंद करने की वजह से वो बेरोजगार हो गए। आज समस्या ये है कि हमारे नौजवान जो हैं वो बहुत ज्यादा बेरोजगार हो गए। घरों के अंदर रोजी रोटी का जो संकट आया है वो इसी वजह से आया कि बेरोजगारी बढ़ गई। सरकारी नौकरियां हमारे को मिल नहीं रही, हरियाणा सरकार कुछ कर नहीं रही इस मामले पर। तो मामला ये है कि जी बेरोजगारी बढ़ गई, समस्या बढ़ गई, रोजी रोटी का संकट आ गया समाज में। मौजूदा सांसद भी भाजपा के हैं। भाजपा के हैं, लेकिन वो उन्हीं के कहने से कुछ करते हैं, उन्हीं के तक सीमित रह जाते हैं। वो आदमी जो सरकार की तरफ से मिलना चाहिए सहयोग, वो ग्राउंड पर नहीं आता, समाज में नहीं आता, इसलिए इस समाज को दरकिनार करते हुए वो लोग काम करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात और पूछनी थी। ये जो बस्ती है यहाँ पे दलितों की संख्या ज्यादा है, संख्या जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। संख्या ज्यादा है, लेकिन असल में क्या है कि जो सरकारें आती हैं वो काम नहीं करती। काम न करने की वजह से समाज में बिखराव रहता है, प्यार प्रेम नहीं बढ़ता। वो अपनी आपा दौड़ धूप में रहते हैं सभी लोग, कोई किसी से काम निकलवाना चाहता है, कोई किसी से निकलवाना चाहता है। उससे समाज में बिखराव आया है, बिखराव हुआ है समाज में उससे, क्योंकि चापलूसपना बढ़ गया। हमारे सबसे मोटी दिक्कत है कि समाज के अंदर जो बिखराव आया है वो एक ऐसा बिखराव आया है कि समाज में जो एकजुटता से जो काम करवाने की जो अक्षमता पैदा होती है ना, वो पैदा नहीं हुई। इसलिए सरकारें काम नहीं करती, क्योंकि बिखराव आ गया समाज के अंदर। समाज में बिखराव हुआ है। अभी आपने एक बात कही कि पत्थर की, तो यहाँ पे बड़े पहाड़ हैं, तो उस पत्थर में दिक्कत क्या आ रही? क्या पहले यहाँ आदमी काम ज्यादा संख्या में करता था, अब कम हो गया क्या? हमारे इलाके के अंदर काम तो जी यही था। क्योंकि नौकरियां तो हैं नहीं, या हैं तो सरकार लगाना नहीं चाहती। ये पहाड़ की वजह से हमारे जो साथी थे, रोजी रोटी का साधन पैदा कर रखा था, वो काम करते थे, मजदूरी करते थे। अभी सरकार ने उसके ऊपर बैन लगा दिया। कुछ भी बहाने लगाए हों, अरावली का बहाना लगा दिया या कुछ और बहाना लगा दिया, उसके बहाना लगा के पहाड़ों को बंद कर दिया। अच्छा, और कितना कमाई हो जाता था? यहाँ इतना था कि एक आदमी शाम तक 400-500 रुपए कमा लेता था। अच्छा, एक दिन में 400-500 ऐसा दिहाड़ी मजदूरी बन जाती थी, मजदूरी बन जाती, उससे रोजी रोटी चलती थी। अभी बेरोजगारी आ गई।
अच्छा, एक बात और सुनने में आ रहा है तो सामने कि यहाँ पर पानी भी कुछ समस्या है, काला पानी आता है, 3-4 दिन में आता है, और आपने जो लोकसभा चुनाव उसमें भी ये बात रखी थी। पानी की समस्या तो खेती बाड़ी के पानी की भी समस्या है यहाँ, अच्छा, और पीने नहीं, के मैं जो कह रहा हूँ पीने के पानी की भी समस्या है यहाँ। क्या और समस्या है पूरी बताएं। इस का विशेष करके ये है कि जो नहरों के अंदर पानी आता था पहले, अभी उसका टाइम ऐसा बना दिया इन्होंने कि वो 1-1.5 महीने में पानी आता है नहरों के अंदर। तो न तो डिग्गियों के अंदर पानी होता है, वाटर सप्लाई वालों के पास पानी नहीं होता, वो देंगे कहाँ से? तो ये तो सरकार का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, बंटवारा जो है ना, उस बंटवारे में दिक्कत है कि हर स्टेट हर सिस्टम के से जो पानी मिलना चाहिए सब रजबा या बड़ी नहर को पानी मिलना चाहिए, वो पानी नहीं मिल रहा क्योंकि बंटवारा गलत है। कोई इलाका तो पूरा पानी ले गया, अच्छा, दूसरे इलाके का पानी भी वो ले गया। तो जो इलाके थोड़े से ज्यादा पानी की जरूरत है जिनको उनको तो पानी नहीं मिल रहा, और जिनको पानी की जरूरत नहीं है उनको ज्यादा पानी दिया जा रहा है। किसानों को जो पानी चाहिए, बंटवारा गलत हो गया किसान के लिए। किसान इस बात को समझ नहीं रहा, वो आंदोलन करते रहते हैं, सरकार उनकी सुनती नहीं। इस बंटवारे के ऊपर फैसला नहीं देती सरकार की सबको सिस्टम से पानी सबको मिलना चाहिए, ऐसा पानी मिल नहीं रहा। अच्छा, कुछ मंत्री संतरी ऐसे होते हैं जो दूसरे का हिस्सा खा जाते हैं। पानी का हिस्सा भी इसी प्रकार से खाया जाता है कि वो अपने इलाके के लिए पानी ज्यादा बढ़वा लिया जाए। और अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब मैं आपसे अभी बात करूंगा थोड़ा सा राजनीतिक, मगर यहाँ की समस्याओं को जानना जरूरी है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सतीश है। सतीश भाई, क्या समस्या लग रही है, क्या लग रहा है देखकर, यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं तो सामने? दिक्कत तो ये इन्हें बताई है जो पानी की दिक्कत है, और बेरोजगारी है। ये बेरोजगारी का कैसे दिखते हैं? बेरोजगारी में क्या दिक्कतें आ रही है? बेरोजगारी है को काम आप तो किसान हैं, किसानों को क्या दिक्कत आ रही किसानों को सारी दिक्कत है, पानी की है और बहुत सारी दिक्कतें हो जाए। दिक्कतें हैं, ठीक है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया? मैं सजन कुमार। कहाँ से हैं? मैं दुल्लेड़ी से बिलोंग कर रहा हूँ। हाँ जी। तो शान में आप इस वक्त मौजूद हैं, ज्यादातर समस्या किस? चिच्चा ने तो बता दिया कि पानी की समस्या है। आप देखो, पानी की समस्या तो हर जगह है, और जो है ना, एक तो डेजर्ट एरिया है, मतलब सूखा तो एरिया है ही, तो यहाँ पानी की ज्यादा आवश्यकता है। तो पानी जितना चाहिए उतना तो खैर नहीं मिल रहा। जैसे खेती के लिए तो पानी है ही नहीं इधर, पीने के लिए भी तो इतना पानी नहीं आ रहा है कि जो प्रॉपर जो जिससे सभी की आवश्यकता पूरी हो जाए। और समस्या तो हर है, जैसे किसान के लिए भी काफी समस्या है। जैसे अब बिजाई शुरू होगी तो खाद की हमेशा ही समस्या आ रही है। अब डीएपी जो है ना लोग स्टॉक कर लेते हैं, बाद में उसको जो है ना ऊंचे दामों पे किसान आप क्या करते हैं? मैं तो जी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। हाँ जी। जॉब की बात करें तो सुनने में प्राइवेट जॉब्स में भी दिक्कतें यहाँ आ रही हैं। दिक्कतें देखो, ये जो अपना सेल्फ का होता है तो इसमें तो देखो बेरोजगारी मतलब दोहन तो है ही। नहीं, मैं ये बात को इससे जोड़ना चाह रहा था कि जैसे पहाड़ी एरिया में काम होते थे, पहाड़ जब कटते थे, जब पत्थर तोड़े जाते थे, तो यहाँ के मजदूर जाते थे, 400-500 रुपए कमाते थे, 1000 की संख्या में लोग काम करते थे। अब वही 100-200 में हो गया और पैसा भी कम हो गया। लेकिन ऐसा है, रोजगार तो है ही नहीं जी। अब है ही नहीं रोजगार, तो रोजगार है ही नहीं। है ही नहीं। अब तो जो काम लोग कौन कर रहा है? काम कौन कर रहा है? अपना प्राइवेट कंपनियां भी खैर इधर है नहीं इतनी, कोई कहाँ है। सरकार ने भी ऐसी कोई फैक्ट्री वगैरह स्थापित नहीं कर रखी भी जो है ना यहाँ कि लोग काम कर लें, जो बेरोजगार तो है ही। अच्छा, एजुकेशन की बात करें तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप यहाँ पर रह रहे हैं, आपकी बातों के तरीके से दिख रहा है। एक मुद्दे की बात करें, एजुकेशन का क्या हालात हैं? बच्चे क्या पढ़ने जा पा रहे हैं? जिस समाज से आप बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे जो संख्या है, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखो, एजुकेशन में तो खैर बच्चों को कोई समस्या नहीं आ रही, क्योंकि गांव में स्कूल है और प्राइवेट स्कूल भी है, तो उस पढ़ाई से रिलेटेड तो कोई समस्या है नहीं। कोई महंगाई नहीं है पढ़ने में? महंगाई पेन और ना यहाँ टीचर्स आ रहे हैं? हाँ, टीचर्स सही आ रहे हैं। हाँ, बढ़िया आ रहे हैं। सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक है? हाँ, बहुत अच्छी है जी। सरकारी स्कूल की हाँ, व्यवस्था। सभी टीचर्स हैं
सभी स्टाफ मेंबर जो है ना फुलफिल है। अच्छा। हाँ, एजुकेशन से रिलेटेड तो खैर मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। जब रोजगार नहीं है, अभी आप कह रहे थे रोजगार नहीं है, तो प्राइवेट स्कूल में ये लोग पढ़ा पा रहे अपने बच्चे को? जो एम्प्लॉयज हैं वही पढ़ा रहे हैं, और जो मेहनत मजदूरी कर रहा है वो अपने बच्चों को थोड़ी भेज रहा है। वही मैं सवाल कर रहा हूँ, आम जनमानस जो। आम जन ऐसे वो एफर्ट भी नहीं कर सकता। वो फीस ही इतनी है कि जो है ना आम आदमी के लिए तो बहुत दिक्कत महसूस होगी उसको। बच्चों की एजुकेशन जब बेहतर नहीं होगा तो विकास उस शहर का, उस गांव ये का तो है ही कि मतलब भाई जहां प्रजा जो राजा। यदि पढ़ी लिखी होगी तो तभी तो प्रोस्पेरिटी होगी, समृद्धि तभी आएगी। मौजूदा समय में जो सांसद हैं उनसे भी मैंने जानने की कोशिश की कि तो जब पिछला इतिहास निकलता है तो उसमें दो चार बातें सामने आती हैं कि आपके राज्य में जो समस्या आती है उस पर बात करनी चाहिए, और पानी की समस्या 2 से 3 दिन आता नहीं है, ये सामने आया। और अगर पानी आता है तो आधा एक घंटा तो काला पानी निकलता है, जिसको आप देखकर भी घबरा जाएंगे। मगर उसके बाद अगर लाइट नहीं गई तो इस गांव को ये पानी मिल पाता है। सही है कि नहीं? हाँ ठीक बात है, ये दिक्कत है ये। पीने के लिए पूरा नहीं आ रहा जी, क्या कर? तो जो पीने के लिए पूरा नहीं आ रहा। हाँ। खेती के लिए तो कहाँ है ही नहीं। इधर से नहर है, वो पाइप डाल दिए, नहर है ही सांसद जी से शिकायत नहीं की अभी? शिकायत तो देखो इसमें जो शिकायत तो खैर हमने तो डायरेक्ट तो नहीं की। मतलब ये बात उनको मालूम है कि नहीं कि यहाँ दिक्कतें हैं? समस्या तो है ही खैर, लेकिन उस दौरान की भी थी कि भी जो है ना ये कह रहे कि भी जो पानी इतना नहीं आ रहा, केवल पीने के लिए प्रोवाइड किया जाए। कई जगहों पे तो आसपास एरिया में पानी बराबर जा रहा है। नहीं, बराबर नहीं जा रहा जी, हमारे तो नहर है ही नहीं। नहीं, आपकी तरफ ना, हाँ, आपके ये तो सामने है। जैसे मैं इधर आया तो मुझे ये पता चला कि पानी की समस्या है। पानी की समस्या तो मेन है ही जी। पानी कहाँ आ रहा है, आ ही नहीं रहा पानी तो। वही मैं। हाँ, पानी तो पीने के लिए पूरा नहीं हो रहा, खेती के लिए तो कहाँ से आएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा राजनीतिक होऊंगा और थोड़ा सा बात करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। सर, चुनाव आ गया है और देश का सबसे बड़ा त्योहार, प्रदेश का सबसे बड़े त्योहार कहे जाते हैं, तो पानी की जो समस्या है, पढ़ाई की जो समस्या है, रोजगार की समस्या है, और किसानों के साथ जो हो रहा है, उसको देखकर क्या कहेंगे? अभी इसके बारे में क्या कहें कि हम जागरूकता की हमारे अंदर कमी है, और कमी की वजह से हम अपने हक अधिकार जो हमें मिलने चाहिए वो हम ले नहीं पा रहे। इसकी वजह सबसे बड़ी है अज्ञानता हमारी, क्योंकि राजनीतिक रूप से हमारे लोग अभी जानकार नहीं हैं इतने। वो ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जैसे जातिवाद है, उसका एक टोल बन जाता है, उन्हें नफा नुकसान से कोई मायना नहीं होता। वो एक टोल की वजह से कहीं ना कहीं इस किस्म से वोट डाल देते हैं, और वो आने वाले समय के लिए दिक्कत पैदा होती है, फिर आंदोलन करते रहते हैं। आंदोलन से कोई फायदा नहीं होता, बाद में नतीजा जीरो निकलता है। नतीजा नहीं निकलता उसका। समय के ऊपर हम पिछले समय में देखा जाए तो ऐसा ही हुआ है। किसानों की हक की बात नहीं हुई, किसानों ने जान भी दे दी इस देश के लिए। हाँ। किसानों ने हमेशा इस देश में एक बड़ा योगदान रहा है। नहीं, किसान तो एक रीढ़ की हड्डी है जी। हमारी कृषि प्रधान देश है, हमारा कृषि प्रधान देश है, रीढ़ की हड्डियां हमारी किसान है, जो पूरे देश का पेट पालने के लिए रात दिन मेहनत करके न इस देश को अन्न धन से भरता है। वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनके माल को लूट लेते हैं, और समय के बाद जब उनके पास माल पहुंच जाता है तो वो रेट बढ़ा देते हैं, फिर आम पब्लिक को महंगाई में खरीदना पड़ता है। उस महंगाई की वजह से बेरोजगारी इतनी है कि हम उस माल को खरीद नहीं सकते। पेट पालने के लिए हमें बहुत दिक्कत पैदा होती है। अच्छा, यहाँ से इस बार चुनाव हो रहा है और अभय चौटाला और बसपा सुप्रीमो मायावती एक साथ आ गए हैं। हमें क्या लगता है, जो सरकारें आई थी वही आएंगी कि इस बार बदलाव की जरूरत है? तो बदलाव तो होगी, सरकार का बदलाव होगी, बदलाव होगी। अच्छा, क्या देखते हैं अभय सिंह चौटाला और बसपा का साथ आना कितना फायदेमंद है किसानों, कमेरावादी, दलित सचेत? ऐसा है जी
किसान और कमेरा जब इकट्ठा हो जाता है तो बदलाव अपने आप हो जाता है। ये मन का जोड़ है, क्योंकि किसान और मजदूर का खेती शुरू होते ही संपर्क बन जाता है, और उस संपर्क का इतना वो होता है कि जब तक फसल निकलती है तब तक वो इकट्ठे चलते हैं। प्यार प्रेम उनका वैसे बना रहता है, मजदूरी भी बनती रहती है और उनका प्यार प्रेम भी बनता रहता है। चुनाव में हरियाणा के बदलाव है, अब की बार बहुत ज्यादा बदलाव होने वाला है, अबे क्योंकि चौटाला किसान और मजदूर जो है वो बहन जी की नीतियों में भी विश्वास करता है। और देवीलाल जी जो हमारे बुजुर्ग हुए हरियाणा के, जो जाट समुदाय से थे, उनकी नीतियां भी ऐसी थी जो गरीब मजदूर और किसान के हित में थी। उन नीतियों की वजह से हमारा जो ये गठजोड़ है, अब की बार ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देने वाला है हरियाणा के अंदर, क्योंकि ये किसान और कमेरे का जो संगठन बना है, इससे इनके अंदर प्यार प्रेम भी पैदा हुआ है और हर किस्म से ये एक दूसरे के सहयोगी बनते हुए चल रहे हैं। तो आने वाले समय में बदलाव होगा। ऐसा जनता का मूड बना हुआ है कि वो बदलाव करेंगे। एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है हरियाणा के अंदर तो होगा। इसको कोई रोकने वाला तो नहीं। कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे की जो शुरुआत की है वो बढ़ सकता है। बिल्कुल जी, पूरे देश में। पूरा वो आने वाले समय में काफी और भी मजबूती से बढ़ेगा, क्योंकि पूरे देश में एक किसान और कमेरे का जो संगठन बनेगा, जो इकलास बनेगा, जो एक मेजोरिटी बनेगी, उससे पूरे देश में भी बदलाव होने की संभावनाएं क्या हैं। लगता है आप लोगों को बदलाव होगा? बदलाव होगा जी, बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आपको भी बड़ा बदलाव होगा भाई। बड़ा बदलाव लग रहा है? पक्का? हाँ, तो बदलाव का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा दोनों रही है। तो अब चुनाव में हरियाणा में रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। लोग अपने असल मुद्दों को सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव को अगर हमें जीतना है तो इस बार चुनाव के असल मुद्दों को ध्यान रखकर बात करेगी जनता, और जो भी प्रत्याशी आएंगे उनसे कहा जाएगा कि अभी तक कहां थे जब पिछले चुनाव लड़े। हाँ, ये जनता का पूछने का हक भी है और पूछना भी चाहिए। आने वाले समय में जो भी कैंडिडेट आएंगे, जो सत्ता में रहे हैं, उनसे ये सवाल जरूर किया जाएगा कि आप 5 साल तक क्या काम कर रहे थे, जनता के हित में आपने कौन सा काम किया, हमें जो तकलीफ हुई उसके बारे में आपने क्या सुना, कि हमारी तकलीफों के बारे में आप कभी हमारे सामने नहीं आए, हमारी तकलीफों को मिटाने के लिए आप कभी हमारे सहयोगी नहीं बने। तो ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। हर समस्या का समाधान जो है आपने क्यों नहीं किया। तो आने वाले समय में जब भी कोई भी उम्मीदवार हो जो सत्तासीन रहे हैं, उनसे ये बात पूछी जाएंगी। जनता इस मूड में बैठी है कि हम आने वाले समय में उनसे सवाल जवाब करें और उनसे इस बात के बारे में पड़ताल करें कि आपने हमारे हित में क्या किया, हम इतने दुख क्यों पाए, जब हमने आपको वोट देके सत्तासीन किया तो हमारे लिए दुख का कारण क्यों बने, हमारे काम करने चाहिए थे, हमारे काम क्यों नहीं किए। ये सारे सवाल जनता आने वाले समय में सत्तासीन पार्टियों से पूछेगी। ठीक है। दिन का समय है और ये लोग फार्मिंग के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, और ये कस्बा जो है वो गांव क्षेत्र इलाका है। तो मैंने कोशिश की कि एक अच्छी रिपोर्ट कर सकूं, तो मैंने एक 50+ आदमी से बात की, एक 30 के आसपास आदमियों से बात की। अब युवाओं से बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? पंकज चोपड़ा। पंकज जी, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? क्या है आपको दिक्कतें हो रही हैं? एजुकेशन में दिक्कत हो, पढ़ने जाते हैं पहले ये बताइए। जी सर। क्या कर रहे हैं? बीकॉम कर रहे हैं। यहाँ से क्या सोचा है भविष्य को लेकर? चीजें अवेलेबल हो पा रही हैं एजुकेशन की? एजुकेशन की चीजें दिक्कत आती है। दिक्कत आती है जैसे? घर से जाते हैं सुबह, पहले तो ट्रैफिक में ही दिक्कत आती है। जाते हुए रोडवेज कोई मिलती है, कोई नहीं मिलती। किसी में भीड़ इतनी होती है कि बच्चे नहीं चढ़ पाते, गिर जाते हैं चलते वक्त बस से। अच्छा। तो उस टाइम कॉलेज तक पहुंचते बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तब जाकर कॉलेज में पहुंचते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एजुकेशन सिस्टम यहाँ का कैसा है हरियाणा का? एजुकेशन सिस्टम तो फिलहाल तो ठीक है। ठीक है? ठीक मतलब ठीक है? ठीक है। कोचिंग वोचिंग बाहर जाना पड़ता है। अच्छा। हाँ। क्या लगता है कि क्या अभी जो देश में हाल है, आपकी एज क्या होगी? मेरी 19 19 हो गई।
चुनाव आ गया तो वोट करने जा रहे हैं कि नहीं पहले? जी सर। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका वोट आपको तय करता है। मैंने कहा जो युवा मिला है 19 साल का हमें मिल गया और हरियाणा में चुनाव है, वोट डालेगा नहीं। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि कुछ करे या ना करे मगर वोट जरूर डालें। ये भी एक इंफॉर्मेशन देना होती है। वोट डालने जाएंगे तो किन मुद्दों को सोच कर जाएंगे वोट डालने? महंगाई, बेरोजगारी और पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए। ठीक है, एजुकेशन में जो दिक्कतें आ रही हैं, प्राइवेट कंपनियां आ गई हैं और प्राइवेट संस्थाएं ने ज्यादा काम किया। सरकारी की व्यवस्था कैसी? सरकारी क्या स्कूल? सरकारी जॉब तो है ही नहीं है हरियाणा में। सरकारी जॉब तो है नहीं मगर सरकारी एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। सरकारी एजुकेशन भी ज्यादा वो नहीं है, प्राइवेट एजुकेशन ज्यादा लेनी पड़ती है। पिताजी क्या करते हैं? CSC सेंटर। CSC सेंटर का रखा है। ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन। ठीक है, मुझे एक सवाल ये जानना था आपसे महत्वपूर्ण कि चुनाव आ गया है। आकाश आनंद को जानते हैं आप? जी सर, बसपा राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर। बसपा राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर। भाई साहब बड़े कायदे से आपने पूरा परिचय दे दिया हमें। पसंद है क्या आपको? बिल्कुल। क्यों पसंद है? भैया जी के काम ही ऐसे हैं। भैया जी के काम ऐसे हैं? कैसे काम है आप बताओ, मतलब क्या अच्छा लगता है आकाश जी में? आकाश जी में सबसे पहले तो वो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर उनका बसपा पार्टी आ गई, अगर हमारा गठबंधन हरियाणा में आ गया तो पार्टी बेरोजगार के, महंगाई के लिए और शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा काम करेंगे। जैसा कि यूपी में आप देख रहे हैं कि कई वो भागीदारी भवन है, ISPCS की तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट हॉस्टल है जहाँ पे आप रह सकते हैं। लखनऊ में जैसे बहन जी ने खोल रखे हैं हॉस्टल, फ्री हॉस्टल SC के बच्चे को लिए सबसे ज्यादा बहन जी ने लखनऊ में काम किया है। यहाँ की बात करें, अभय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं युवाओं को रोजगार देंगे। अगर जिनको रोजगार जिनके घर नहीं मिल पाए तो उनको 21,000 की भत्ता देंगे। जी बिल्कुल। तो उससे आपको पढ़ाई में आगे कामयाबी मिल सकती है और अगर गठबंधन सरकार आ गई तो पढ़ाई में बहुत ज्यादा फायदा होगा और ये एजुकेशन के लिए ही सबसे लड़ाई लड़ते। ठीक है, ये युवा से बात हुई, जानने की कोशिश की और इनका मानना है। और बातों बातों में मैंने एक सवाल किया, आकाश को जानते हैं तो नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी। हाँ, इन्होंने पूरा बताया। मतलब यहाँ के बहुजन जो क्षेत्र हैं जहाँ पे SC ST OBC माइनॉरिटी की संख्या मौजूद है, वो ये जानती है कि बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के कार्यक्रम हुए, आकाश आनंद को सुने हैं और कहीं ना कहीं बसपा का जो यूपी मॉडल है उसको रीड करता है, वो हरियाणा में वो चाहता है। इसलिए बदलाव आने वाला है, जरूरी है। बदलाव जरूर होगा आपकी बार। अबकी होगी जिसकी सरकार, बदलाव की होगी सरकार। बिल्कुल होगी, इस बार होगी बदलाव की सरकार। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहे राजपथ भारत के साथ। धन्यवाद।